हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12 यूपी बोर्ड के अंतर्गत हिंदी के गद्य सेक्शन में यह पहला अध्याय है। अध्याय का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ये वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा एक निबंध है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1967 में हुई थी। तो चलिए जान लेते हैं राष्ट्र के स्वरूप से क्या तात्पर्य है। तो लेखक ने वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा ये एक निबंध है। इसमें एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है, राष्ट्र के निर्माण में कौन कौन से तत्व जो सहायक होते हैं उनके बारे में लेखक ने वर्णन किया है और बताया है कि कैसे हम एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं या फिर कैसे एक राष्ट्र के निर्माण के स्वरूप का निर्धारण किया जा सकता है। तो मूलतः इसमें 3 तत्व बताए हैं लेखक ने। पहला भूमि, दूसरा जन, तीसरा संस्कृति। भूमि अगर होगी तो भूमि अकेले कोई अर्थ नहीं रखती। भूमि पर रहने वाले मनुष्य या जन भी होने चाहिए, और यदि मनुष्य है और उनमें कोई संस्कृति, सभ्यता या उनकी कोई संस्कृति नहीं है तो फिर संस्कृति के बिना भी मनुष्य निर्जीव ही माना जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि इन तीनों के अभाव में राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए यह राष्ट्र के मूल घटक तथा मूल बिंदु है जो राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। तो चलिए हम इस निबंध में आगे बढ़ते हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पैराग्राफ है, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन्य का दृढ़ बंधन है। संदर्भ के बारे में यदि बात करें तो इसमें क्या लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध मनीषी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। इस निबंध को हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा से संकलित किया गया है। यदि एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी पैसेज आता है तो आप यही संदर्भ डाल सकते हैं। प्रसंग, लेखक ने राष्ट्र के 3 अंग माने हैं, भूमि, जन और संस्कृति। इन तीनों के प्रति प्रेम होने से राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी को माता समझकर उनके प्रति प्रणाम भाव को जन रखता है। उसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही मातृभूमि के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। तो चलिए अब इसके व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। भूमि क्या है? माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। लेखक क्या कह रहा है? भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह भाव राष्ट्रीयता का मूल मंत्र है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। प्रणाम भाव मतलब भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह भाव ही राष्ट्रीयता का मूल मंत्र है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। पृथ्वी माता के प्रति प्रणाम और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होने पर भूमि के साथ जन का संबंध जुड़ता है। तो इसी दृढ़ आधार पर राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रीयता का भाव भवन खड़ा किया जा सकता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भूमि को मातृभूमि नहीं समझेगा उसके हृदय में देश के प्रति अनुराग और राष्ट्रीय भाव का उदय भी नहीं होगा। भूमि मेरी माता है और मैं उसकी संतान हूँ। यह भावना व्यक्ति के कर्तव्य एवं अधिकार की भी जननी है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अर्धपतन का सूचित करता है। जो जन्य मातृभूमि के साथ अपने संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्य के पहले ध्यान देना चाहिए। तो माता के प्रति जो कर्तव्य पुत्र का होता है वही कर्तव्य इस मातृभूमि के प्रति हम सबका है। और जो लेखक कह रहे हैं कि जो इस भूमि को माता समझता है उसे इस पृथ्वी की संपत्ति में यानी वरदान पाने का भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग एवं सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक धर्म एवं कर्तव्य है। इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है।
यदि कोई स्वार्थ के कारण माता पिता की सेवा करता है, जैसे कि कह रहा है स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन का सूचित करता है। तो लेखक कह रहे हैं कि यदि कोई स्वार्थ के कारण माता पिता की सेवा करता है तो यह उसका अधपतन ही सूचित करता है। हम इस पृथ्वी माता के पुत्र हैं, अतः निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें, इसी में हमारा कल्याण निहित है। लेखक कह रहे हैं कि अगर हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, पृथ्वी को अपनी माता समझेंगे, इसी में हमारा कल्याण, वरना हमारा पतन निश्चित है। तो चलिए इससे संबंधित सौंदर्य, साहित्य सौंदर्य के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, लेखक का दृढ़ विचार है कि जब तक कोई व्यक्ति इस भूमि को अपनी माता नहीं समझता तब तक उसके हृदय में राष्ट्रीयता की भाव उत्पन्न नहीं हो सकता, उसका पतन निश्चित हो जाता है। जैसे माता के प्रति कर्तव्य पालन पुत्र का धर्म है, उसी प्रकार इस मातृभूमि के प्रति कर्तव्य पालन भी हमारा धर्म है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठा हिंदी का प्रयोग किया गया है, जिसमें संस्कृति की तत्सम शब्दावली की प्रचुरता है। विवेचनात्मक शैली का प्रयोग इस अवतरण में है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पैराग्राफ के बारे में, जो कि है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो इसके लिए भी वही संदर्भ लगेगी जो हमने ऊपर बात की थी। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, जो संदर्भ चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया है वही इस चैप्टर से रिलेटेड सारे पैसेज में इंक्लूड होंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड प्रसंग के बारे में बात कर लेते हैं। लेखक के मत अनुसार राष्ट्र के 3 अंग है, भूमि, जन और संस्कृति। वह संस्कृति को जन का मस्तिष्क मानता है, जिसके विकास के बिना राष्ट्र का अभ्युदय नहीं हो सकता। यदि भूमि और जन को अपनी संस्कृति से अलग कर दे तो राष्ट्र का ही लोप हो जाएगा। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। लेखक कह रहे हैं भूमि, जन और संस्कृति ये तीनों राष्ट्र के अंग हैं। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। संस्कृति को राष्ट्र का तीसरा अंग माना जाता है। युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण मानव करता है वही उसकी संस्कृति बन जाती। संस्कृति का मानव जीवन से गहरा संबंध है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना संबंध मात्र है। संस्कृति जन का मस्तिष्क है। संस्कृति का विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो लेखक कह रहे हैं मस्तिष्कहीन होने पर शरीर व्यर्थ होता है, उसी प्रकार संस्कृति रहित होने पर राष्ट्र का कोई महत्व नहीं रहता है। तो यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से रहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का ही लोप हो जाएगा। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप पुष्प संस्कृति है। तो लेखक कह रहे हैं कि यदि जीवन एक वृक्ष मान ले तो संस्कृति इसमें विकसित होने वाला पुष्प है, जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। तो चलिए इसके सौंदर्य के साहित्यिक सौंदर्य के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, संस्कृति को राष्ट्र का अंग बताकर उसके महत्व को प्रतिपादित किया है। लेखक संस्कृति के बिना राष्ट्र का लोप हो सकता है बताया गया है। विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा शुद्ध, परिनिष्ठ एवं संस्कृतिनिष्ठ हिंदी है। जीवन के विटप में रूपक अलंकार है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पैसेज के बारे में, जो कि है जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति, सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो चलिए इससे संबंधित प्रसंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस अवतरण में लेखक ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति के महत्व को प्रतिपादित किया। एक राष्ट्र में अनेक संस्कृतियां विकसित होती है और उनमें पारस्परिक सहिष्णुता एवं समन्वय का भाव होना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों ने पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। लेखक का मत है कि यदि जीवन को एक वृक्ष मान ले तो इस जीवन रूपी वृक्ष में संस्कृति रूपी पुष्प विकसित होता है, जिसकी सुगंध दूर दूर तक व्याप्त होती है। किसी राष्ट्र की संस्कृति जितनी सुंदर और विकसित होगी उतना ही सौंदर्य राष्ट्र के जनजीवन में व्याप्त होगा। संस्कृति का विकास ज्ञान और कर्म से होता है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि
इस भूमि पर बसने वाले लोगों ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोच विचार करते हुए नई नई बातों की खोज की और कर्म के क्षेत्र में जो कुछ उपलब्धियां प्राप्त की, उन्हीं के सम्मिश्रण से संस्कृति का विकास हुआ है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृति राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। लेखक कह रहे हैं कि हर राष्ट्र की संस्कृति अलग होती है। लेखक की मान्यता है कि राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न जातियां अपनी अपनी विशेषताओं के अनुरूप जीवन शैली का विकास करती है, तो इसलिए उनका रहन सहन, आचार विचार, खान पान, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था अलग अलग होती है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के आधार पर जाति संस्कृति का विकास एवं निर्माण होता है। तो यदि इस दृष्टि से विचार करें तो हम ये जानेंगे कि राष्ट्र में रहने वाली भिन्न भिन्न जातियां अपनी अलग अलग संस्कृति में होती हैं, किंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक समन्वय और सहिष्णुता की भावना में निहित होता है। इस समन्वयशीलता के कारण ही राष्ट्र की उन्नति संभव हो पाती है। पैराग्राफ से संबंधित साहित्यिक सौंदर्य के बारे में बात कर लेते हैं। लेखक ने संस्कृति के स्वरूप की व्याख्या करते हुए उससे ज्ञान और कर्म का प्रतिफल स्वीकार किया तथा यह बताया कि देश की उन्नति सभी संस्कृति के पारस्परिक समन्वय पर ही निर्भर है। विवेचनात्मक एवं अलंकारिक शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा शुद्ध परिनिष्ठ हिंदी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के पैराग्राफ के बारे में, तो बनी रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।